दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 13वां सेट प्रैक्टिस रेलवे का हम लोग करने जा रहे हैं। उससे पहले मोटिवेशन कोट से शुरुआत करते हैं। यदि जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ लेता है। सही सच्चा बहादुर तो वह होता है जिसे हार निश्चित होने पर भी मैदान छोड़कर न जाए। ठीक है, तो सच्चा विजेता या सच्चा जीतने वाला वही होता है, उसको लगता है कि हमको मैदान में हार मिल सकती है, फिर भी वह डटा रहता है। उसी तरह से हम लोग का जो विद्यार्थी का जीवन है कुछ उस तरह का ही है। यदि मालूम रहे कि सभी लोग को नौकरी मिलने वाला है तो सब लोग है जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई कर लेंगे कुछ समय तक, लेकिन ये असमंजस की स्थिति है कि आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहता है और उसमें से अच्छे लोगों को, अच्छे जो मेहनती लोग हैं उसे चुना जाता है। ठीक है, उस समय भी जो आदमी लड़ता है सच्चा बहादुर वही है। और वही काम हम लोग अंग्रेज को खदेड़ने में भी किए थे। अंग्रेज हम लोग से बहुत शक्तिशाली था, फिर भी कोई परवाह नहीं किए और अंत में अंग्रेज को भागना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से कंपटीशन में आप लोग को करना होगा, वो जज्बा दिखाना होगा, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का 13वां सेट प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? मतलब बोन टू बोन, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग का हड्डी है, ठीक है, हम लोग का हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि इस ओर भी हड्डी है और इस ओर भी हड्डी है, और बीच में क्या है आपका एक तरह से गैपिंग होगा। ठीक है, एक ज्वाइंट है। ये जो जोड़ा है वो कौन जोड़ा है? कौन सा मांसपेशियां हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? इसका आंसर है लिगामेंट। तो इसका आंसर क्या गया? लिगामेंट। तो इसका आंसर पहला का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। देखिए दोस्तों, लिगामेंट और टेंडन में दिक्कत होता है। टेंडन क्या करता है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। देखिए यहाँ तक आपका हड्डी है और मांसपेशी से वो क्या हुए हैं? पकड़े हुए हैं, तो उसके लिए टेंडन है। स्टूडेंट लोग प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि टेंडन कब लगाएं और लिगामेंट कब लगाएं सर। ठीक है, तो भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। हम आपको एक ट्रिक देते हैं और उस जुगाड़ से आपको जिंदगी भरे चीज याद रहेगा। और इसका जुगाड़ क्या है? बीबी लो, बीबी लो, बीबी लो। ठीक है, बीबी लो। इस तरह से इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। बी से होता है बोन, बोन को ही हम लोग हड्डी या अस्थि कहते हैं, और इस बी से भी बोन। तो बोन को, बोन से जोड़ने वालों को लिगामेंट कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? निश्चित ऊंचाई पर पानी को आप रखे हुए हैं। अब कहिए कि दूसरा शब्द में कि अपना छत पे, ठीक है, अपना टेबल पे पानी को रख दिए हैं। ठीक है, तरह तरह ऊंचाई पे पानी है जो धरती से ऊपर रखा जाता है या उठ जाता है। ठीक है, कभी समुद्र में देखिएगा कि पानी जब उठा हुआ है ऐसे, ठीक है, फिर गिर भी जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए उठता भी है। तो निश्चित ऊंचाई पे जो पानी रखा हुआ है उसमें कौन सा ऊर्जा संचित है? देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा रहता है उसमें। जब पानी रहता है और ऊंचाई पे रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा। तब कहिएगा कैसे सर? तो देखिए कैसे सर, इसका जवाब है कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो एन तो हो गया पानी है, तो पानी का अपना द्रव्यमान होगा ही होगा। जब पानी है जो कुछ निश्चित ऊंचाई पे रखा हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण भी काम कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे H है, H भी आ गया, तो इसका सही आंसर हो गया स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
हर्ष चरित्र है जो किसने लिखा था। ये पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है। अब प्राय एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हर्ष चरित्र लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह बाण भट्ट थे। ठीक है, तो बाण भट्ट, इसका सही आंसर हो गया तीसरा का 3। बाण भट्ट है जो कुषाण काल में, ठीक है, एक राजा हुआ करते थे। आप बहुत ही प्रतापी राजा थे। पहले जो वंश है उस वंश का नाम है कुषाण वंश। ठीक है, ये कोई साधारण वंश नहीं है बाबू, ये साधारण वंश नहीं है। ये जिस समय कुषाण वंश था भारत में, उस समय 3 वंश इस दुनिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से शक्तिशाली था। ठीक है, अर्थात एक चौथा वंश है जो पूरा दुनिया में 4 ही जो शासन था वो सबसे अच्छा एक तरह से था, बहुत ही फैला हुआ और बहुत ही शक्तिशाली। उसमें से एक जो वंश है वो कुषाण का ही आता है, कुषाण वंश। फिर चीन का एक तरह से शासन, और एक हो गया आपका रोमन। ठीक है, तो ये सब 3-4 जो थे उस समय बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो कुषाण वंश कोई साधारण वंश नहीं है। हम लोग किताब में खाली पढ़ लेते हैं मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। कुषाण वंश को भी आपको अच्छी तरह से देखना होगा। और इसका साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान तक इसका एक तरह से, जिसमें कुषाण वंश भारत में राज्य कर रहा था, ईरान तक फैला हुआ था। तो चलिए, हर्ष चरित्र है जो किसने लिखे हैं? बाण भट्ट। और हर्ष चरित्र यह जो कुषाण वंश के एक राजा थे और उनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की कहानी है हर्ष चरित्र में। और जैसा कि नाम से मैं आपको पता चल रहा है, हर्ष चरित्र, हर्ष का चरित्र कैसा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जी का स्वीकार्य मान क्या है? ये जी जो नियतांक होता है ना, उसका एक मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस जी का जो मान निकाले थे वो निकाले थे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो चलिए, मान तो सबका सही दिया हुआ है लेकिन मात्रक इसमें गलत दिया हुआ है। 6.67 इंटू 10 के पावर 11, इतना तक सही है सब ऑप्शन में। लेकिन आपसे देखना चाह रहा है कि आप जी का मात्रक जानते हैं कि नहीं। तो देखिए बाबू, जो बल होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है जी m1 m2 बटा r का स्क्वायर, इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालना चाहते हैं किसी 2 वस्तु में, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी एक तरह से, मतलब वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी दूरी को देखा जाता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या है और उसकी दूरी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को कितनी खींच रही है। ठीक है, तो चलिए, आपसे पूछा जा रहा है ये, इसका मात्रक निकाल देना है। तो इसका मात्रक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस ओर आप जी को ले आए हैं, जब इस ओर जी को ले आए हैं तो ये हो जाता है 1 गुना r का स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है, जब यहाँ तक आ गए तो मात्रक आपसे निकल ही जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको f है ना, तो f का जो मात्रक होता है न्यूटन है ना, ये तो फोर्स हो गया, और r का स्क्वायर है वो दूरी है, और दूरी का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है। ये आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, जो यहाँ पे है जो आपका m1 और m2 क्या है, मास है, तो ये kg हो गया। इस तरह का ऑप्शन आपको खोज लेना है। जहाँ पे ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है, देखिए, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में। तो एग्जामिनर आपको परेशान करना नहीं चाहता है, बशर्ते आपको पेशेंस देखना चाहता है, क्योंकि ये वैल्यू प्राय याद नहीं रहता है, उसको मात्रक से मतलब था, बशर्ते आपको घुमाया, थोड़ा सा घुमा दिया, या बाबू बताओ, अब बाबू बताओ, तो अधिकांश बाबू लोग क्या हो गए होंगे, क्वेश्चन देख के रफू चक्कर, अरे भाग, बहुत भारी क्वेश्चन है, यहाँ तक दशमलव तक दिए हुए हैं, छोड़िए क्वेश्चन को। तो चलिए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं।
देखते हैं ब्रिटिश बागानों में उगाने वाली प्रथम फसल कौन सी थी। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, ब्रिटिश बागानों में, ब्रिटिश बागानों में उगाने वाली प्रथम फसल, प्रथम फसल, पहला ऑप्शन है, पहला चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा मसाला और चौथा नील। नील। तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेज है जो भारत को गुलाम बनाया था, ठीक है। तो शुरू तो उसका जो मकसद था वो व्यापार करना था। तो व्यापार जो एक तरह से यहाँ पे बागान में जो फसल का उत्पादन शुरू किया था वो किस फसल का, तो था बाबू नील, ठीक है। नील से उन लोग क्या करते थे कि छपाई के काम लिया करते थे। जो प्रेस व्रेस में जो रंग होता था उस समय ये सब रंग नहीं चलता था। आज है कि ज़माना है जो बदल गया है, तरह तरह के रंग है जो आप देख रहे हैं। उस समय नील से ही प्रिंटिंग किया जाता था और ख़ास करके बंगाल का नील बहुत ही प्रसिद्ध था। बाद में बहुत ज़्यादा क्रांति भी हुआ था, नील आंदोलन भी चला था, बहुत अंग्रेज को झुकना पड़ा था। तो शुरू जो अंग्रेज जो भारत में बागानी फसल किए थे वह है नील। इसका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उसका न्यूनतम उम्र निर्वाचन के लिए कितना होता है, ठीक है। जो लोकसभा में लोग जाते हैं, लोकसभा में कौन जाएंगे, एमपी जाते हैं, ठीक है, एमपी जाते हैं। तो जो एमपी जाते हैं लोकसभा में उनका न्यूनतम उम्र क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचन के लिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र क्या होता है, क्या है, ठीक है, न्यूनतम उम्र क्या है। तो इसका उम्र जो है न्यूनतम एज है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 24 साल, 24 साल। दूसरा है आपका 25 साल, 25 साल। तीसरा है आपका 30 साल, 30 साल। और चौथा है 35 साल। आपको बताना है बाबू, देखिए हमारा जो संसद है, ठीक है, हमारा संसद के 2 हाउस हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। तो ये जो संसद है, ये जो आपका संसद है उसका 2 हाउस है, 2 घर है। एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, एक को आप बोलते हैं लोकसभा, जबकि दूसरा को हम लोग क्या बोल देते हैं, राज्यसभा। दूसरा आपका हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा में जो न्यूनतम आयु होता है वो मिनिमम है आपका 25 साल, ठीक है। 25 साल के यदि हो गए हैं तो आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, भले आप जीते या न जीते, लेकिन आप उसके योग्य हो गए हैं, ठीक है, उसके योग्य हो गए हैं। जबकि राज्यसभा में यदि चुनाव लड़ना है तो आपको 30 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, उपनिषदों की कुल संख्या। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 118 और चौथा ऑप्शन है 11। ठीक है, आपको बताना है कि उपनिषद की कुल संख्या कितने हैं। तो उपनिषद एक तरह से किताब है बाबू, ठीक है, जो किताब होता है, और उपनिषद की रचना है जो वेद के बाद किया गया था, और जो कुल उपनिषद है बना था वो टोटल है जो 108। ठीक है, टोटल कितना है 108 उपनिषद है। ऐसे तो बताया जाता है कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही चर्चित, जैसे मंडूक उपनिषद, उसमें बताया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की क्या होती है, जीत होती है, सत्य की विजय होती है, और ये बात सही भी है, सत्य की विजय होती है। असत्य है जो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे उपनिषद की कुल संख्या 108 है, और इसे वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद को और क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। वेदांग इसलिए कहा जाता है, वेदांग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद के बाद इसकी रचना हुई थी। ठीक है, वेद के बाद इसकी रचना हुई थी, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु है जो अपने शिष्य है जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है, जिसे वेद सब समझ में नहीं आता है वो एक प्रकार से उपनिषद पढ़ता था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब विकास के सिद्धांत, जो विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा एक तरह से वैज्ञानिक दार्शनिक का देन है, विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं। अब विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लूटो। ग्रह वाला नहीं, एक दार्शनिक भी थे और उनका नाम प्लूटो था। ठीक है, चलिए तो आप बताइए विकास का सिद्धांत कौन सा दार्शनिक या कौन सा वैज्ञानिक के दिन है। तो डार्विन का है। ठीक है, डार्विन है जो बताए थे कि जो मनुष्य की उत्पत्ति, ऐसा नहीं है कि जो धर्मशास्त्र में लिख दिया है कि मनुष्य ही मनुष्य का जन्म हुआ है, धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ है ना, मतलब धीरे धीरे छोटा छोटा सरल जीवधारी इस पृथ्वी पे आना शुरू हुए थे, और उसी तरह से जटिल जीवधारी का बनना शुरू हुआ था। और जो डार्विन हैं उनका नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति उसे ही रहने देती है इस पृथ्वी पे या इस दुनिया में जो उसके अनुकूल ढल जाए। आपको ही मालूम होगा हमेशा समय बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, तो कोई यहाँ पे रह सकते हैं जो प्रकृति के अनुकूल ढल जाते हैं। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत है जो डार्विन का दिया हुआ है। चार्ल्स डार्विन एक तरह से बहुत बड़े एक तरह से वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक तरह से आदमी का एक थ्योरी बताया कि आदमी का विकास है जो आदमी से ही हुआ है। ठीक है, मतलब एक तरह से सरल जीवधारी से जटिल जीवधारी। ये नहीं है कि जो धर्मशास्त्र में आप देखते हैं कि आदमी की रचना भगवान ने की है, कुछ उस तरह का सिद्धांत डार्विन नहीं दिए। ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, इनका अपना एक महत्व है, और आज भी दुनिया है जो वैज्ञानिक तथ्यों पे ही टिका हुआ है। अभी देख रहे हैं कोरोना है, तो कोरोना का जो दवा बना रहा है वो कोई पुजारी नहीं बना रहा है, कोई मंदिर में नहीं बन रहा है, जबकि कौन बना रहा है,
वैज्ञानिक बना रहे हैं और हम लोग वैज्ञानिक तत्व पे ही टिके हुए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया डार्विन। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ध्वनि जो तरंग है अभी उसका जो स्पीड है वो 700 मीटर प्रति सेकंड है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 7 किलोमीटर की दूरी है जो वह ध्वनि कब तय कर लेगी। ध्वनि का जो वेग कितना है 700 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 7 किलोमीटर वो दूरी जो दूरी है वो ध्वनि है जो कितने समय में तय कर लेगी। तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंग की गति, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। तो 7 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगी। पहला ऑप्शन है 20 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 40 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 10 सेकंड और चौथा ऑप्शन है नॉट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीजिए। आपको बताना है कि ध्वनि है जो कितने समय में चलाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। ठीक है, समय पूछा जा रहा है। तो पहले अब समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटा वेग होता है, दूरी बटा वेग। तो ये दूरी कितना है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोलझाल किया गया है। एक है जो किलोमीटर में दिया गया है और एक है जो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, SI मात्रक में बनाएंगे। SI मात्रक ही प्राय आंसर आपको मिलेगा। इसे तो ऑप्शन में देख सकते हैं, सेकंड बोला गया है तो आप है जो सेकंड में ही बनाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। मीटर सेकंड है तो आंसर भी आना चाहिए मीटर सेकंड में ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूरी तो 7 किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद वेग भी बताया हुआ है और वेग है 700। ठीक है, वेग क्या है 700 है। तो ये नीचे मीटर हो गया और ऊपर सेकंड चला जाएगा। अब इसको बना लीजिए तो कितना हो जा रहा है, 2 से 2 जीरो कट गया। तो अब टोटल देख रहे हैं कि 10 सेकंड। ठीक है, एम से एम कट जाएगा, सब 10 सेकंड। इसका सही आंसर हो गया 10 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। क्वेश्चन आपका 10। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोग इसी के नाम से जानते हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 7 हो तो संयोजकता बताएं। पहला ऑप्शन है 2
दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका संयोजकता बताना है। बताइए तो ये जो तत्व है, ठीक है, ये जो तत्व है वो क्या करना चाहेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन को खोकर एक तरह जो अष्ट, क्योंकि हर एक तत्व का एक मतलब एक इच्छा रहता है, हार्दिक इच्छा रहता है कि जैसे इनर्ट गैस में आप देखते होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कंप्लीट रहता है खाली हीलियम को छोड़कर। तो हर एक तत्व का इच्छा रहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जो क्या हो जाए, फुलफिल रहे, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल रहे। तो ये क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए अपना एक मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेगा। तो क्या करे, वही संयोजकता होती है। क्या करने की इसकी इच्छा है, तो इसकी इच्छा रहेगी कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत भारी हो गया है, अब ये त्याग नहीं सकता है, तो ये ग्रहण करता है। तो कितना ग्रहण कर सकता है, तो टोटल 8 रह सकते हैं बाहर कक्षा में, तो कितना ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका सही आंसर हो गया ए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होगा उससे अपना दोस्ती बनाकर और एक नया यौगिक का निर्माण कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी तत्व है और जब तत्व में कुछ जुड़ते हैं तो यौगिक बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11, और 11 में है किसके कारण ब्रह्मांड के एक वस्तु दूसरे वस्तु से आकर्षित होते हैं। इस एग्जाम में कुछ अलग भाषा में लिखा गया था, किस कारण ब्रह्मांड के एक निकाय, वस्तु नहीं बोलकर निकाय बोल दिया, एक निकाय दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। तो क्वेश्चन आपका हो गया किसके कारण ब्रह्मांड का एक निकाय या एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो आपको बताना है बाबू कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से कब खींचेगा, ठीक है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन क्या बोले थे कि जो बल है वो क्या है, G(m1)(m2) बटा r का स्क्वायर होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन न्यूटन ने ये भी बताया कितना खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, इसके बारे में बताया है। तो देखिए जो बल होता है F होता है, वो बल है जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। दो वस्तु, यदि आप दो वस्तु देख रहे हैं तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वो वस्तु कितने भारी हैं, ठीक है। ज़्यादा भारी रहेगा तो ज़्यादा खींचेगा, कम भारी रहेगा तो कम खींचेगा। अर्थात बल है जो द्रव्यमान का समानुपाती है, ठीक है। द्रव्यमान यदि बढ़ रहा है समझ जाइए कि खींचने का भी शक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का क्या रहेगा, उल्टा चलेगा। मतलब यदि दो वस्तु के बीच की दूरी ज़्यादा है तो ये जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो कमने लगता है, ठीक है, वो कमेगा।
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि बल है जो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि द्रव्यमान का समानुपाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12, और 12 क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक मतलब होता है एक परमाणु, उसमें एक ही परमाणु रहे। निम्न में से कौन सा तत्व मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक वैसे बोला जाता है एक परमाणु है। चलिए इसको देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हीलियम। ठीक है, पहला है हीलियम, दूसरा है आपका हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और चौथा ऑप्शन है सल्फर। अब आपको बताना है कि मोनोएटॉमिक क्या होगा। तो देखो, मोनोएटॉमिक मतलब अपने आप में क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, एक ही उसके परमाणु रहेंगे। तो किस केस में हो सकता है, तो ये हीलियम के केस में हो सकता है। हीलियम इसका सही आंसर है, क्योंकि हीलियम है जो इनर्ट है, अक्रिय है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसको कोई दोस्ती नहीं चाहिए। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम, मतलब इसकी जो कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये क्या हो जाता है कि अपने आप में स्वतंत्र। देखिए, बाहरी कक्षा में खाली हीलियम को छोड़कर सब में क्या रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तब जाकर वो शांत होते हैं। हीलियम एक तरह से अपवाद है, और इसके जो बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हीलियम इसी तरह भी रहेगा बाबू, तो अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, किसी से दोस्ती नहीं करेगा। कहेगा यार कोई आ रहा है, सल्फर आएगा, कार्बन आएगा, बहुत सारा लोग इससे दोस्ती करना चाहेगा, कहेगा ना हम हैं जो खुश हैं, हमको कोई दोस्त नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक परमाणु क्या रह सकता है, एक परमाणु। जबकि हाइड्रोजन सबका चर्चा कीजिएगा तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वाला कभी भी वो शांत नहीं रहेगा, वो कम से कम चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम उसको मिल जाए। तो क्या करेगा, हो सकता है कि एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 हाइड्रोजन बना ले, है ना, 2 हाइड्रोजन की दोस्ती कर सकता है। तो ऐसा मोनोएटॉमिक यदि पूछा जाएगा एक परमाणु वाला, तो एक परमाणु वाला हीलियम ही है, जबकि बाकी में आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल कर तो सब नहीं होता, उसको सहायता चाहिए, तब जाकर एक तरह से अस्थायी हो सकता है। आगे देखते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्वेश्चन आपका हो गया 13। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, का सूत्र इकाई की यूनिट बोलते हैं, द्रव्यमान क्या है। ये जो CaO है बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आपके घर में जो चूना होता है तो यही रहता है लगभग। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब क्या बनेगा,
CaO को यदि आप जल से विक्रिया करवाइएगा तो क्या बना लेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्रिया है जो होता है। आपसे पूछ रहा है कि CaO का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान यूनिट द्रव्यमान क्या होगा, तो कैल्शियम, इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको छोड़िए, इसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है जबकि द्रव्यमान 40 होता है। आपसे पूछा जा रहा है द्रव्यमान, तो 40 इधर लिख दीजिए और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान 16 होता है, तो 40 प्लस 16 56, तो 56 आपका हो गया 56 यूनिट। आपका सही आंसर हो गया 56 यूनिट, तो 56 यूनिट वाला आपका आंसर सही हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत भला तो सब भला, है ना, तो आधा तो नहीं, सॉरी, नाधा तो आधा, आधा तो पूरा। अब तो पूरा भी हो रहा है, तो खत्म हो रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, निम्न में से कौन तना के माध्यम प्रजनन करता है, तना के माध्यम प्रजनन करता है, ठीक है। पहला इमली, दूसरा गुलाब, तीसरा केला, चौथा सेब। तो कौन ऐसा है जो तना के माध्यम से प्रजनन करता है, तो देखिए जो प्रजनन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है अलिंगी और दूसरा होता है लिंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तना के माध्यम, अर्थात पेड़ पौधा के तना है और इसी तना को आप क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं, कटिंग कर देते हैं। आप देखते होंगे कि गुलाब ये सब का जो पौधा रहता है, तो गुलाब के पौधा में बहुत सारा तना रहता है। कोई भी एक तना को काट कर यदि जमीन में गाड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, एक उसी तरह का गुलाब है जो पैदा हो जाता है। क्वेश्चन आपसे है कि निम्न में से कौन है जो तना के माध्यम प्रजनन करता है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका गुलाब। तो गुलाब है जो इसका सही आंसर है, गुलाब है जो तना के माध्यम से भी प्रजनन कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में।